राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। एक्सरसाइज 2.3 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? Which of following will not represent zero? यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में 4 पार्ट होंगे। हमने ये बताना है कि 4 में से किसका आंसर 0 नहीं है। पहला क्वेश्चन है 1 + 0 1 + 0। हल हमें दिया है, वी हैव गिवन 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। 1 + 0 हम सभी को पता है 1 है, 1 आता है। बी क्वेश्चन है 0 × 0, तो इसका भी हमें दिया है, वी हैव गिवन 0 × 0, आंसर है। सी क्वेश्चन है 0/2। हल हमें दिया है, वी हैव गिवन 0/2। 0/2 मतलब 0/2 बराबर है 0, आंसर है। और डी क्वेश्चन है 10 - 10/2, 10 - 10/2, तो इसमें क्या आएगा? हल हमें दिया है, वी हैव गिवन 10 - 10/2, 10 - 10 0/2 बराबर है 0, ये आंसर है। अब इन 4 प्रश्नों में, पहले में, दूसरे बी में, सी में और डी में, इन सभी को देखकर हमें ये पता चलता है कि ए पार्ट जो है इसमें ये 0 रिप्रेजेंट नहीं करता, बाकी सारे 0 रिप्रेजेंट करते हैं। बी में भी आंसर 0, सी में भी आंसर 0 और डी में भी आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। If product of two whole numbers is 0, then we can say that one or both of them is 0. हल इसका आंसर सत्य है, ट्रू है। ये कैसे? जैसे हम यहाँ देखेंगे कि 1 × 0 0 आया, 2 × 0 0 आया, 3 × 0 0, 4 × 0 0, 5 × 0 0। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो क्या हम कह सकते हैं उनमें से एक या दोनों 0 होने चाहिए। यहाँ जितने भी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिए, इन सभी में एक 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, इसने ये भी कहा है कि क्या दोनों ही 0 हो सकते हैं? हाँ, ये भी सही है। अगर दोनों 0 है और 0 × 0 क्या आंसर आता है? 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में ये जो दी गई जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, सत्य है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। If the product of two whole number is 1, can we say that or one both of them will be 1? Justify through example. Solution: यदि केवल एक पूर्ण संख्या दी हो, if only one number is given, that is 1. यदि केवल एक ही पूर्ण संख्या दी है तो 1 है। यदि एक ही केवल पूर्ण संख्या दी हो तो 1, तो उनका गुणनफल 1 नहीं हो सकता है। देन प्रोडक्ट कैन नॉट बी 1। उदाहरण के लिए 5 × 1 बराबर है 5, 7 × 1 बराबर है 7, 8 × 1 बराबर है 8। ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए हैं, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से दोनों या तो 1 के बराबर होनी चाहिए, तो 1 या दोनों। यहाँ सिर्फ एक ही 1 के बराबर है, यहाँ पर
सिर्फ एक ही एक के बराबर हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। दूसरी और कोई पूर्ण संख्या होगी, दूसरी नहीं ये हो सकती। हाँ, इसका एक और एग्जाम्पल और हो सकता है। उसमें क्या है, यदि दोनों ही संख्याएं एक हों, यदि दोनों ही संख्याएं एक हों तो उनका गुणनफल एक हो सकता है। यदि दोनों ही एक हो तो उनका गुणनफल एक हो सकता है। इफ बोथ नंबर आर 1 देन द प्रोडक्ट इज 1। अगर दोनों ही एक हो तो उनका गुणनफल क्या हो सकता है, 1। जैसे 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये इस प्रकार से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन है ए 728 गुणा 101, 728 इंटू 101। इसको हम कैसे करेंगे, 728 इंटू 101। अब हम आगे इसको लिखेंगे अगली लाइन में। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी 728 इंटू 100 प्लस 1। हमने 101 को ब्रेक कर दिया है किसमें, 100 प्लस 1 में। अब प्रॉपर्टी के जरिए अब ये अगली लाइन लिखी जाएगी। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, 728 गुना 100 जमा 728 गुना 1, 728 इंटू 100 प्लस 728 प्लस 1। 728 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया 72,800 प्लस 728, 72,800 जमा 728। जब इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 73,528 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बी है। बी क्वेश्चन 5,437 गुणा 1,001, 5,437 गुणा 1,001, 5,437 मल्टीप्लाइड बाय 1,001। तो इसको फिर करेंगे 5,437 गुणा 1,000 जमा 1। हमने 1,001 को 1,000 जमा 1 में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है 5,437 गुणा 1,000 जमा 5,437 गुणा 1, 5,437 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 प्लस 5,437 मल्टीप्लाइड बाय 1। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 54,37,000 प्लस 5,437, 54,37,000 जमा 5,437। जब हम इसको जमा करेंगे तो कितना आएगा, 54,42,437, 54,42,437। क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। सी पार्ट 824 गुणा 25, इसको करेंगे 824 गुणा 25, 824 इंटू 25, 824 इंटू 20 प्लस 5, 25 को हमने ब्रेक कर दिया 20 प्लस 5 में। अगले स्टेप में 824 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 824 मल्टीप्लाइड बाय 5। 824 को जब 20 से गुणा करेंगे 16,480 आएगा, जमा 824 गुणा 5 हमें प्राप्त होगा 4,120। अब 16,480 जमा 4,120, 16,480 प्लस 4,120 ऐड करके आएगा 20,600, 20,600 आंसर। क्वेश्चन नंबर है अब 4th का डी पार्ट, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वैसे ही है 4,275 गुणा 125,
4275 इंटू 125, 4275। अब हमने 125 को तोड़ना है, तो 125 को कैसे तोड़ा? 100 जमा 20 जमा 5, 4275 गुणा 100 जमा 20 जमा 5, 4275 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 20 प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में 4275 गुणा 100, 4275 गुणा 20 जमा 4275 गुणा 5, 4275 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 4275 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 4275 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट स्टेप में आएगा, जब हमने 4275 को 100 से गुणा किया तो हमारे पास आया 4,27,500, 4,27,500। इसके बाद यहां पर 4275 को जब 20 से गुणा किया तो हमारे पास आया 85,500, 85,500। और इसी प्रकार 21,375। जब इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर जोड़ के 5,34,375, 5,34,375। अगला क्वेश्चन है इसकी का ई पार्ट है। ई पार्ट को जब हम करेंगे 504 गुणा 35, 504 इंटू 35, 504 को हमने ब्रेक कर दिया 500 प्लस 4 इंटू 35, तो मल्टीप्लाई किया 500 इंटू 35 प्लस 4 इंटू 35, मल्टीप्लाई करके आया 500 गुणा 35 17,500 जमा 140, 17,500 प्लस 140। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17,640, 17,640। इस प्रकार से हम ये प्रश्न कर सकते हैं। अब पहली लाइन में है 1 2 3 4 5 6, अब डैश 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 आगे क्या होगा? तो जैसे हमें ये लग रहा है कि ये प्राकृतिक संख्या है क्रमागत, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो आगे 7 8 9 सो ऑन करके। अगली लाइन में बी 1 4 9 16 25 36, आगे सो ऑन करके आगे क्या आएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक तरीका फॉलो किया है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, आगे आएगा 7 का वर्ग आएगा 49, फिर 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इस तरह से हम इसको आगे कर सकते हैं। अगला है 1 3 5 7 9, आगे फिर 11 13 15 17 19 आगे करके, ये सारी विषम संख्याएं हैं। उसके बाद 2 4 6 8 डैश 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 करके, तो आगे 10 12 14 16 आ सकता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इन चारों क्वेश्चन में ए में भी पैटर्न फॉलो किया है, बी में भी पैटर्न फॉलो किया गया है, सी में भी पैटर्न, डी में भी एक अलग अलग प्रतिरूप यहाँ पे हमने अपनाया है। तो ये जो तरीका है जिससे हम अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि आगे कौन सा अंक लिखा जाएगा, तो इस तरीके को ये तरीका पैटर्न कहलाता है, प्रतिरूप कहलाता है। अब हम एक क्वेश्चन और है जो पैटर्न पर आधारित है, प्रतिरूप पर आधारित है, उसको हम अब करेंगे। जैसे 5वां क्वेश्चन है स्टडी द पैटर्न। अब हमने पैटर्न को स्टडी करना है। पहला है जैसे 1 गुणा 8 जमा 1 बराबर है 9, 1 इंटू 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। आगे क्या किया? 1 2 12 गुणा 8 जमा 2 बराबर है 9 8। यहाँ 1 की जगह एक अंक बढ़ गया 12,
कंटिन्यू बढ़ा 12 और यहाँ फिर 1 की जगह 2 हो गया, फिर यहाँ 9 के आगे 8 लग गया। वैसे अगर इसको गुणा करें तो 12 8 96 प्लस 2 98, 12 into 8 plus 2 that is equal to 98। पर यहाँ पर हम और देखते हैं, ये दिया है यहाँ पर 2 से आगे एक अंक और बढ़ गया, 123 गुणा 8 जमा 3 अंक बढ़ रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक अंक एक्स्ट्रा लग रहा है, 9 8 7। आगे एक पैटर्न इसी तरह से ये चल रहा है कि 1 2 3 4 एक अंक और बढ़ गया, 8 से गुना हुआ, फिर यहाँ 4 जमा हो गए, तो 9 8 7 6 आया। फिर आगे हम देखेंगे, अब यहाँ पे फिर अंक बढ़ गया, 1 2 3 4 5, आगे फिर 8, फिर यहाँ 5 जमा हो गया, तो यहाँ पर 9 8 7 6 5। इस तरह से ये पैटर्न बढ़ रहा है, प्रतिरूप बढ़ रहा है। अब आगे जो हमने ज्ञात करना है वो इस तरह से ज्ञात करना है कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 तक संख्याएं आ गई हैं, तो अब 5 के आगे 6 है, 1 2 3 4 5 6 गुणा 8 जमा 6, तो यहाँ पर 5 के आगे 4 है, तो संख्या वैसे लिखी जाएगी 9 8 7 6 5 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में एक अंक और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 8 जमा 7 बराबर है 9 8 7 6 5 4 3। एक एक अंक बढ़ रहा है, बढ़ता घटता हुआ, तो यहाँ लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये पैटर्न का जो प्रश्न है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की है, और आगे भी हम इसको लिख सकते हैं। आज हमने प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न हल किए, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। और ज्यादा प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।